नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। और मैं हूं आपके साथ सुनील। आइए एक बार फिर से कुछ और क्वेश्चन है पॉलिटी के जो हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको डेली ना इस यूट्यूब चैनल के ऊपर क्या मिला करेगी, पॉलिटी की जो क्लासें हैं वो आपको मिल जाया करेगी। तो आपने क्या काम करना है, कॉन्टिन्यूटी जो है वो बना करके रखनी है इस चैनल के ऊपर। ठीक है, देखिए कल जो है हम पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन कर चुके थे और आज जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपका चैप्टर रहेगा प्रस्तावना। प्रस्तावना यानी प्रियम्बल। तो आज हम देखेंगे कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है प्रियम्बल, ये कैसे बनी थी और ये जो प्रियम्बल है इसमें अब तक कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है और इसे संविधान का अंग जो है ये कब माना गया था। तो आइए अपन लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आपको ये पेज दिख रहा होगा और इसमें आप इसको पढ़ सकते हो। यहाँ पर देखिए जो चीजें पहले आपको नहीं पता थी वो पहले आपने इसको पढ़ लेना है। ये यहाँ पर क्या कह रहा है, जो हमारी प्रस्तावना है ना, जो हमारी प्रियम्बल है, इसके बारे में कह रहा है। यानी हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। देखिए अगर आपने इससे पहले प्रस्तावना को नहीं पढ़ रखा है ना, तो आप पहले इस पेज को पूरा पढ़ लीजिए। ये क्या है, ये प्रियम्बल है। तो मैंने वो करवाया था कि जो हमारी संविधान सभा थी, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली थी, संविधान सभा, और आपा ने वहां पर यह देखा था कि संविधान सभा की जो पहली 3 बैठक होती है ना, वो मैंने वो करवाई थी। और पहली बैठक है, फिर दूसरी बैठक है और तीसरी बैठक है। तो संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी, संविधान सभा की जब तीसरी बैठक होती है ना, तो वो हुई थी 13 दिसंबर को। कब होती है वो? 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये बात आप डिस्कस कर चुके थे कि संविधान सभा की जो तीसरी बैठक है ये कब होती है? 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। अब आपने यहाँ पर एक चीज नोट की होगी, इसी मीटिंग में क्या होता है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ना, उन्होंने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या काम किया था? एक उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया था। और अपन ने यह भी डिस्कस किया था कि इस उद्देश्य प्रस्ताव को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने कब एक्सेप्ट किया था। तो वो डेट कौन सी थी? वो थी यहाँ पर 22 जनवरी की और 1947, यानी 13 दिसंबर 1946 को तो संविधान सभा के समक्ष एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। वो किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। ठीक है, और यही उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था। अब उसके बाद देखिए जो ये उद्देश्य प्रस्ताव है ना, ये आगे चल करके क्या बना था? ये प्रियम्बल हमारे संविधान की प्रस्तावना बनी थी। अब देखिए ये कह रहा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। जो ये पहली लाइन है ना, जो हमारी प्रस्तावना की शुरुआत है, वो हो रही है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। तो ये जो लाइन है ये यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से कॉपी की गई है। मैंने कहा ना आपको कि भारत के संविधान को बनाने में कुल कितने देशों का सहयोग है, तो टोटल 60 कंट्री आती है। 60 देश ऐसे हैं जिनके संविधान से हमारे संविधान में कुछ न कुछ चीजें कॉपी की गई है। तो उनमें से जो ये शब्द है वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी हम भारत के लोग, ये शब्द कहाँ से? तो ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, अब जो ना हमारी प्रस्तावना है इसमें कुछ ऐसे शब्द है, कुछ ऐसे वर्ड है जो हमें समझने हैं। जैसे एक इसमें दे रखा है कि जो सोवरजिन है ये क्या होता है, सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, सेकुलर का मतलब क्या होता है, और ऐसे देखो यहाँ पर दे रखा होगा कि इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी केवल ये पूछ लेता है कि टोटल कितने टाइप के जो जस्टिस है वो हमारी प्रियम्बल के अंदर है, या कितने टाइप की जो लिबर्टी है जो हमारी प्रियम्बल के अंदर आती है। तो ये बातें है ना आपने इस पेज से पढ़ लेनी है। तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो इसे आप ठीक से पढ़ लीजिए। और लास्ट के अंदर देखो एक डेट मेंशन की गई है 26 नवंबर 1949। ये वाली डेट यहाँ पर याद रखनी है क्योंकि ये वो डेट है जिस दिन भारत के संविधान को
यहाँ पर बन करके तैयार कर दिया गया था। तो ये वाली बात आपसे पूछ रहे हैं। तो देखो, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की क्या है, स्वतंत्रता की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो ये हमारी प्रियम्बल है, ये हमारी क्या है, प्रस्तावना है। तो अब देखो, इसमें एक शब्द आपको दे रखा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इस शब्द का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर मैं कहूं आज जो हमारा देश है इंडिया यानी भारत, ये क्या है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, आजाद है। तो हमारा देश अपनी जो भी, चाहे वो इंटरनल हो या फिर आउटर हो, कहने का मतलब आंतरिक और जो बाहरी जो भी पॉलिसी बनाता है ना, उसमें किसी भी अदर कंट्री का या बाहरी देश का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इसका मतलब ये है हमारा देश क्या है, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश आता है। उसके बाद में देखिए, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, यानी हमारा देश क्या है, हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक लोकतांत्रिक देश आता है। ठीक है, और देखो, धर्मनिरपेक्ष का मतलब भारत के अंदर विभिन्न धर्मों के लोग रह रहे हैं। अब ये तो है नहीं कि भारत में सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही रहते हैं, ऐसा नहीं होता है ना। भारत के अंदर बहुत सारे धर्मों के लोग रह रहे हैं। तो जो व्यक्ति जिस भी धर्म को मान रहा है ना, उसको क्या है, फुल प्रूफ यहाँ पे छूट दे रखी है। यानी यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि भारत के अंदर जो अगर रहना है तो इस धर्म को मानना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट में डेट कौन सी है, तो 26 नवंबर 1949 यहाँ पर दिया गया है। क्या कहा गया है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ये वाली बात यहाँ पर कही गई है। क्लियर हुआ? अब पता है क्वेश्चन कैसे आता है, जो हमारे संविधान की प्रियम्बल या प्रस्तावना है ना, इससे कई बार ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे एक तो इसने पूछ रखा है कि जो हमारी प्रियम्बल है कि हाउ मेनी टाइम्स हैज द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बीन अमेंडेड। कहने का मतलब अब तक प्रस्तावना में कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है और अमेंडमेंट के जरिए कौन से शब्दों को ऐड किया गया था, वो चीज अपन देख लेते हैं। तो मैं आपको बताता हूं, सबसे पहला पॉइंट तो ये जो अमेंडमेंट है या संशोधन है, इसका प्रावधान कहां से लिया गया था, तो मैंने अच्छी प्रकार से करवाया था साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। संविधान में जो अमेंडमेंट करने की प्रोसेस है ना, वो वहां से ली गई है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें देख लीजिए। पहला पॉइंट तो आएगा कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है यानी जो प्रियम्बल है ना, इसे संविधान का अंग जो है कब माना गया था, तो मैं आपको बता देता हूं 1973 में क्या हुआ था, एक मामला सुप्रीम कोर्ट में था जिसका नाम है केशवानंदा भारतीवाद। केशवानंदा भारतीवाद, केशवानंदा भारतीवाद, ये जो मामला है ना, ये सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और इसका फैसला 1973 के अंदर आया था। तो केशवानंदा भारतीवाद के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कह दिया था कि जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है ना, ये संविधान का क्या है, एक महत्वपूर्ण अंग है और अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। इसीलिए हमारी प्रियम्बल या संविधान की प्रस्तावना में एक बार अमेंडमेंट हुआ था, कौन सा, तो वो भी 42वां अमेंडमेंट होता है, 1976 के अंदर हुआ था। ठीक है ना, इतना तो आपको पता ही होगा कि इंडिया में 1975 से लेकर के 1977 ये क्या थी, ये थी तीसरा आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी यहाँ पर चल रही थी। और इसी इमरजेंसी के दौरान क्या होता है, एक अमेंडमेंट हुआ जिसका नाम आता है 42वां अमेंडमेंट 1976। मैंने अच्छे प्रकार से बता रखा है आपको कि ये जो अमेंडमेंट है ना, इसे क्या बोलते हैं, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान कहा जाता है। ठीक है, अब इसी अमेंडमेंट के जरिए क्या होता है, संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्दों को ऐड किया गया था। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन तो कौन सा हो जाएगा कि कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है, तो आप बताओगे एक बार अमेंडमेंट हुआ है।
और किन किन शब्दों को? तो एक शब्द है समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को ऐड किया गया है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। तो यह भी पूछ सकता है कि संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है आज तक? एक बार हुआ है। कब हुआ था? तो 1976 के अंदर। कौन से शब्दों को ऐड किया गया था? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को ऐड किया गया था। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है, कौन सा, कि जैसे बताइए संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा था? प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा था? राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा? तो आपने बताना है के.एम. मुंशी ने कहा था। के.एम. जो मुंशी है ना, इन्होंने क्या कहा? राजनीतिक जन्मपत्री कहा था। किसको? प्रियम्बल को, यानी प्रस्तावना को। ठीक है, तो ये बातें पता कर लेनी है। और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आ जाता है ए। नेक्स्ट इसमें क्या, कौन सा क्वेश्चन है? हमारी संविधान की प्रस्तावना में, यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रीडम आर डिस्क्राइब इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान में टोटल कितने टाइप की फ्रीडम का वर्णन किया गया है, यानी लिबर्टी का वर्णन किया गया है? ये बात किसकी कर रहा है? स्वतंत्रता की बात यहाँ पे कर रहा है। तो आपने बता देना है प्रस्तावना के अंदर टोटल जो है ना 5 प्रकार की क्या किया गया है? आजादी का वर्णन किया गया है। कौन कौन सी आती है? तो विचार, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। धर्म और उपासना, ये क्या है? तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। किसके अंदर? संविधान की प्रियम्बल यानी प्रस्तावना के अंदर। कौन कौन सी है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और क्या है? उपासना की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। तो कितने प्रकार की होगी? ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है, 5 प्रकार की हो गई यहाँ पर। ठीक है, एक पूछ सकता है कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है, यानी टोटल कितने टाइप के जस्टिस का वर्णन किया गया है? तो आप बताओगे राजनीतिक हो गया एक, तो राजनीतिक, सामाजिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, ये क्या है? तो ये 3 प्रकार के जस्टिस का वर्णन किया गया है। किसमें? प्रियम्बल में। यानी पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक हो गया और सोशलिस्ट हो गया। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक 3 प्रकार के जस्टिस यानी न्याय का वर्णन किया गया है। और कितनी प्रकार की आजादी है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। ठीक है ना। देखिए अब जो है ये चैप्टर शुरू होता है हमारे पॉलिटी का जो पहला चैप्टर है। कहने का मतलब जो हमारा संविधान है ना, उसका पार्ट नंबर कौन सा है? तो पार्ट नंबर 1 शुरू होता है। और पहले पार्ट में टोटल कितने आर्टिकल्स है? तो आपने बता देना है आर्टिकल नंबर 1 से लेकर के 4 तक इसमें आ जाते हैं। ये आपसे पूछ रहा है कि विच आर्टिकल डिस्क्राइब दैट नो स्टेट हैज द राइट टू सक्सीड फ्रॉम द यूनियन। यानी ये बात पूछी गई है कि भारत में किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ये कौन से आर्टिकल के अंदर बताया गया है? सबसे पहले तो आप ये सुनिए, इंडिया जो है ये कंट्री किस टाइप की कंट्री है? तो इंडिया इज ए यूनियन कंट्री। भारत क्या है? भारत एक संघ है। देखो इंडिया क्या है? इंडिया इज ए यूनियन है। यूनियन का मतलब क्या होता है? संघ होता है। और एक शायद आपको पता हो, एक होता है फेडरल। फेडरल का मतलब भी क्या होता है? संघ ही होता है। और यूनियन का मतलब क्या होता है? संघ होता है। जैसे यूएसए है, अमेरिका।
अमेरिका क्या है? अमेरिका इज ए फेडरल कंट्री है, ठीक है ना। और फेडरल का मतलब अमेरिका में टोटल कितने स्टेट है? तो 50 स्टेट है, 50 स्टेट है। यानी अमेरिका में जब भी चाहे तो कोई भी जो स्टेट है ना, ये वहां से अलग हो सकता है। लेकिन इंडिया क्या है? इंडिया एक यूनियन है, एक संघ है। और इंडिया में प्रेजेंट टाइम में 28 तो स्टेट है, ठीक है ना, 28 तो स्टेट है। और 8 क्या है? यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। तो ये बात आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन से आर्टिकल में बताया गया है कि कोई भी जो स्टेट है, कोई भी जो राज्य है ना, ये इंडिया से अलग नहीं हो सकता। तो ये आपका ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। आर्टिकल नंबर जो 1 है ना, इसके अंदर ये वाली बात बताई गई है कि किसी भी राज्य को संघ से यानी भारत से अलग होने का कहीं पर कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। लेकिन आपको बता देता हूं, आर्टिकल नंबर जो 2 है, इसमें क्या बातें बताई गई है? अनुच्छेद नंबर 2 में क्या आता है? इसमें बताया गया है जो हमारी संसद है ना, उसमें उसके पास पावर है कि वह नए राज्य का गठन कर सकती है, नए राज्य का गठन कर सकती है, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए सिक्किम है, तो ये सिक्किम पहले इंडिया का हिस्सा नहीं हुआ करता था। सिक्किम क्या था? सिक्किम एक अलग देश हुआ करता था। और सिक्किम को बाद में जब इंडिया का हिस्सा बनाया गया तो हमारे संविधान में क्या हुए? अमेंडमेंट हुए। और ये पावर किसके पास में है? पार्लियामेंट के पास में पावर आती है। तो सिक्किम को इंडिया का स्टेट बनाया गया। तो ये क्या है? यानी ये सिक्किम पहले एक अदर कंट्री है, एक अलग देश था। और इसको ये डर था कि कहीं चाइना जो है ना, ये हमारे ऊपर कब्जा ना कर ले। तो इन्होंने अपने आप को इंडिया में शामिल करवाया। तो इंडिया में जब शामिल हुआ सिक्किम, तो ये इंडिया का स्टेट बन गया। तो ये क्या था? ये एक नया राज्य बन गया, ठीक है ना। तो नए राज्य को गठन करने की जो पावर है ना, ये पावर किसके पास में है? तो ये हमारी पार्लियामेंट के पास में पावर आती है। हमारी जो संसद है ना, इसके पास में ये पावर आती है कि नए राज्यों का गठन कर सकती है। आर्टिकल नंबर जो 3 है, यह थर्ड है। इसमें क्या है? इसमें है कि जो पहले से राज्य बने हुए हैं ना, पहले से जो स्टेट बने हुए हैं, अगर इनके नाम में परिवर्तन करना है या इनकी सीमा में परिवर्तन करना है या इनकी बाउंड्री में चेंजेस करनी है, तो ये कर सकती है। ये आर्टिकल नंबर 3 के अंदर बताया गया है। क्लियर हुआ ना। जैसे मान लीजिए मैंने कहा पहले से एक स्टेट बना हुआ है, कौन सा? हरियाणा। और हरियाणा के नाम में परिवर्तन करना है या हरियाणा की बाउंड्री में चेंजिंग करनी है, बदलाव करना है, या पंजाब का नाम चेंज करना है, पंजाब की बाउंड्री चेंज करनी है। मतलब जो पहले से स्टेट बने हुए हैं ना, अगर उनमें कोई परिवर्तन करना है तो वो परिवर्तन कौन कर सकती है? ये हमारी पार्लियामेंट कर सकती है, ये हमारी संसद कर सकती है। आर्टिकल नंबर कौन सा आता है? 3 आता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर आता है फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपन देख लेते हैं। ये आपसे पूछ रहा है कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला स्टेट कौन सा था, ये पूछ रहा है। यानी विच वाज द फर्स्ट स्टेट इंडिया टू बी फॉर्मड, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला स्टेट कौन सा था, ये वाली बात आपसे पूछ रहे हैं। देखिए इसका ऑप्शन आपको पता ही है कौन सा है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आंध्र प्रदेश जो है ना, ये एक ऐसा स्टेट है जो कब बना था? 1953 के अंदर बना था, ठीक है। तो अपन इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 जिस समय इंडिया आजाद हुआ, जिस समय हमारा भारत आजाद हुआ, तो उस समय से मैं ये कह सकता हूं कि भारत के अंदर कुछ ऐसे स्टेट थे, जैसे पंजाब है, तो पंजाब में भी लैंग्वेज को लेकर के एक प्रकार से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था बाद के अंदर कि भाषा के आधार पर क्या बना दिया जाए, पंजाब को हरियाणा से या हरियाणा को पंजाब से क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। ऐसे ही बहुत सारे स्टेट थे जिनमें लैंग्वेज को लेकर के एक प्रकार से ये जिक्र चल रहा था कि भाषा के आधार पर स्टेट बना दो।
लेकिन लैंग्वेज के आधार पर आप किसी भी स्टेट को तोड़ दोगे या आप एक राज्य से एक और राज्य निकाल रहे हो, तो ये संभव नहीं था, क्योंकि ये हमारे संविधान के अंदर नहीं लिखा गया कहीं पर भी कि अकेले लैंग्वेज के आधार पर आप किसी भी राज्य को बना दो। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताता हूं, अगर आपने इंडिया का मैप देखा हो ना, तो ये जो हमारा दक्षिण भारत है, तो ये वाला जो हिस्सा है ना, इसका पहले नाम था मद्रास। क्या नाम था? मद्रास। और मैं आपको बता देता हूं, तो ये मद्रास का जो ये वाला हिस्सा है, ऊपर वाला, ये वाला जो क्षेत्र था ना, इसका नाम यहाँ पे क्या था? तो यहाँ पर तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग थे। ठीक है ना, तेलुगु। और इस वाले हिस्से के अंदर जो है तमिल लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे। तो जो तेलुगु भाषा के लोग थे ना, उन्होंने एक प्रकार से विवाद खड़ा कर दिया। क्या? कि तेलुगु भाषा के आधार पर क्या बनना चाहिए, हमारा जो स्टेट है ना, जो हमारा राज्य है, ये अलग होना चाहिए। तो अगर मैं कहूं कि उस समय जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो कौन थे? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो कौन थे? वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो जवाहरलाल नेहरू ने ये देखा कि लैंग्वेज के आधार पर तुम किसी भी स्टेट को कैसे बना सकते हैं। इतने में क्या होता है, इसी मद्रास के अंदर जो तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग थे ना, इन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया, इन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। ठीक है, और ये जो आंदोलन जब चल रहा था, तो इसका नेतृत्व कर रहा था, उस व्यक्ति का नाम था पोट्टी श्री रामुलु। पोट्टी श्री रामुलु, ये इस व्यक्ति का नाम था जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था। लेकिन आफ्टर 56 डेज, कहते हैं कि 56 दिन के बाद, यानी ये जो व्यक्ति है ना, ये भूख हड़ताल के ऊपर बैठ गया था। तो ये मान लो कि 56 दिन के बाद में क्या हो जाती है, इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यानी जो व्यक्ति आंदोलन कर रहा था, जिसका नेतृत्व कर रहा था ना, उसकी डेथ हो जाती है। और इसकी मृत्यु होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विवश होकर के एक फैसला लिया कि हम लोग क्या काम कर देते हैं, भाषा के आधार पर जो तेलुगु भाषी लोग हैं ना, उनको एक अलग स्टेट का दर्जा दे दिया गया। और नाम क्या रखा गया? आंध्र प्रदेश नाम रख दिया गया। तो जब भी आपसे पूछे कि लैंग्वेज के आधार पर, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला स्टेट कौन सा था, तो वो आप बताओगे आंध्र प्रदेश। और ये कब बना था? ये 1953 के अंदर बना था। ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि हरियाणा है, तो इसका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है। हरियाणा कब बना? तो हरियाणा 1966 के अंदर बना था। हरियाणा कौन से स्टेट से अलग हुआ था? तो हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था। तो यहां पर भी क्या चल रहा था कि हरियाणा जो पहले पंजाब का हिस्सा था, तो क्या चल रहा था कि पंजाब के अंदर एक साइड तो क्या है, जो पंजाबी लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, और एक साइड कौन सी है, हिंदी भाषा को बोलने वाले लोग थे। यहाँ पर भी क्या चल पड़ा आंदोलन, क्या कि हमारा जो पंजाबी क्षेत्र है इसको अलग किया जाए, और हरियाणा को हिंदी वाला जो क्षेत्र है उसको अलग किया जाए। ऐसे चलते चलते है ना, 1966 में क्या हो गया, हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया गया। ऐसे ही जो तेलंगाना है, ये किससे अलग हुआ था? तो ये भी आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। तेलंगाना जो है ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। ठीक है ना। और इसको अलग कब किया गया था? तो यानी भारत का सबसे लास्ट के अंदर बनने वाला जो स्टेट है वो तेलंगाना ही आता है। कब बना था? 2014 के अंदर बनता है। क्लियर हुआ यहाँ पर? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि लैंग्वेज के आधार पर या भाषा के आधार पर बनने वाला पहला स्टेट अगर आपसे पूछ ले तो आपने बताना है आंध्र प्रदेश था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे देख लेते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द चेयरमैन ऑफ स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन? यानी जो राज्य पुनर्गठन है, इस आयोग के जो अध्यक्ष है, जो चेयरमैन थे ना, वो कौन थे? ये वाली बात आपसे पूछ रहे हैं। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एस के धर, दूसरा कौन सा है सरदार पटेल, एक है एच एन कुंजरू और एक है फजल अली। तो मैं आपको बताता हूं क्या हुआ था। 1953 1953 में
जैसे ही आंध्र प्रदेश को बनाया गया, जैसे ही आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य बना दिया गया, तो अब पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी जो भारत के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उनको इस बात का एहसास हुआ कि कल को मान लीजिए कोई और स्टेट भी निकल करके आएगा और वो भी ये बोल देगा कि हमें भी भाषा के आधार पर क्या कर दो, अलग स्टेट का दर्जा दे दो। तो इसी के चलते उस समय एक व्यक्ति थे फजल अली, यानी ये हमारा इसका ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर जो डी है ना, फजल अली, ये आपका सही है। ये क्या हुआ करते थे, ये उस समय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हुआ करते थे। तो इनकी अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी बनी जिसका नाम रखा गया फजल अली आयोग। फजल अली आयोग, ये नाम इसको दिया गया, ठीक है। और फजल अली आयोग में जो मेन व्यक्ति है वो थे फजल अली, ठीक है। ये कब बना, तो 1953 के अंदर इसको बनाया गया था। और इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश किए थे, इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी, तो इसने 1956 के अंदर क्या की थी, अपनी रिपोर्ट को पेश किया था। यानी इससे पूछा गया था कि क्या हम सीधा लैंग्वेज के आधार पर किसी भी स्टेट को इंडिया के अंदर बनाया जा सकता है क्या। तो इसने अपनी रिपोर्ट के अंदर कहा कि अकेली जो लैंग्वेज है ना, अकेली जो भाषा है, इसके आधार पर नहीं बना सकते। यानी आप स्टेट तो बना दो, लेकिन ये मत कहो कि उस स्टेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग ही रहेंगे। जैसे एक बात बताओ, अपना स्टेट है हरियाणा, या मैं कह दूं पंजाब है, या आप कह दो यूपी है, या आप कह दो एमपी है, क्या इन स्टेट्स के अंदर ऐसे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं? ऐसा तो नहीं है। अब हरियाणा है तो हरियाणा के अंदर तो बहुत सारी भाषा बोलने वाले लोग आते हैं, पंजाब है तो पंजाब के अंदर भी बहुत सारी लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं। ये वाली बात यहाँ से कह रहा है। इसने कहा कि अकेली भाषा को हम यहाँ पे आधार नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो ये पूछे जब बताना है, राज्य पुनर्गठन जो आयोग है इसका अध्यक्ष कौन था, आप बताओगे फजल अली थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, संविधान का कौन सा भाग जो है ना, ये नागरिकता से संबंधित है, यानी सिटीजनशिप की यहाँ पर बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, सिटीजनशिप, नागरिकता की बात ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो इससे संबंधित है। तो मैंने करवाया कि संविधान का जो पार्ट नंबर 2 है, भाग नंबर 2 है, और आपसे पूछ सकता है कि स्पेशल कौन से आर्टिकल्स है, तो आर्टिकल नंबर 5 से लेकर के 11 तक जो है ना, इसमें क्या है, सिटीजनशिप है, इसके अंदर क्या आती है, नागरिकता आती है। अब इस चीज को आप समझिए, आपने एक चीज को पढ़ रखा होगा कि जब 26 नवंबर 1949 ये वो दिन था जब हमारा संविधान क्या हुआ था, बन करके तैयार हुआ था। यानी इस समय टोटल हमारे संविधान में कितने आर्टिकल्स थे, तो उस समय आपको ये पता होने चाहिए 395 यानी 395 आर्टिकल थे। तो क्या 395 जो आर्टिकल है उनको उसी समय लागू कर दिया गया था क्या? ऐसा तो नहीं था। इनमें से टोटल जो है ना 16 यानी 16 ऐसे आर्टिकल थे जिनको इस दिन लागू किया गया था, 26 नवंबर को लागू कर दिया गया था। लेकिन पता है क्या होता है, इसी 26 नवंबर को जो 16 आर्टिकल है ना, इनमें से आर्टिकल नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 ये वो आर्टिकल है जो सिटीजनशिप के हैं, नागरिकता के हैं। तो ये भी 26 नवंबर 1949 को क्या कर दिए गए थे, लागू कर दिए गए थे। क्लियर हुआ? तो अब आपने क्या काम कर लेना है, पार्ट नंबर तो 2 है, आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल नंबर 5 से 11 के बीच में क्या आती है, सिटीजनशिप, नागरिकता आती है। और आपको क्या पता कर लेना है, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप आती है। इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है, यानी एकल नागरिकता आती है। सिटीजनशिप, एकल नागरिकता आती है। भारत में क्या है, भारत में एकल नागरिकता है। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखें तो पहले एक स्टेट था जम्मू कश्मीर। आपको पता ही होगा जम्मू कश्मीर में था
आर्टिकल नंबर 370 370, जिसके तहत उसको क्या मिला हुआ था, एक विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था। अभी पीछे 2019 के अंदर जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख है उसे क्या बना दिया गया, एक यूटी बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। और जम्मू कश्मीर का पहले अपना क्या था, अलग संविधान था, उसका अलग अपना झंडा था, और वहां पर क्या थी, डबल सिटीजनशिप थी। यानी भारत के जितने भी स्टेट है, अगर किसी भी राज्य से, जैसे मैंने कह दिया कि हरियाणा का कोई नागरिक है या हरियाणा से कोई व्यक्ति गया जम्मू कश्मीर के अंदर और उसको जम्मू कश्मीर के अंदर प्रॉपर्टी खरीदनी है या उसको वहां पर शादी करनी है, तो पहले उस व्यक्ति को वहां की जो नागरिकता है ना, इसको हासिल करना पड़ता था। तो अभी पीछे क्या कर दिया गया, 2019 के अंदर भारत सरकार ने क्या कर दिया, आर्टिकल 370 जो है ये रिमूव कर दिया, हटा दिया। तो अब इंडिया में क्या है, अब भारत में एकल नागरिकता है, यानी जो भारत का नागरिक है वही किसी स्टेट का नागरिक है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं हरियाणा का नागरिक हूं, मैं मध्य प्रदेश का नागरिक हूं, ऐसा नहीं होगा। इंडिया का नागरिक होगा, भारत का क्या होगा, नागरिक होगा। अब जैसे यूएसए है, अमेरिका है, अमेरिका में क्या है, तो अमेरिका में डबल सिटीजनशिप आती है। अमेरिका में क्या है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता आती है। अमेरिका में पहले अमेरिका का नागरिक है और फिर जो जहां का स्टेट है उसका नागरिक भी आता है। ठीक हुआ। तो पार्ट नंबर कौन सा है, पार्ट नंबर 2 है। आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल नंबर 5 से 11 है, किसके, नागरिकता के बारे में जब भी पूछ ले। ठीक है। अब एक बात याद रखनी है, अभी पीछे है ना एक एक्ट लागू किया गया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इस एक्ट के बारे में थोड़ा सा आपको पता कर लेना है कि एक्ट क्या है। CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। पता है इसमें क्या होता है, इसमें ना ये बात बताई गई थी, इसमें टाइम रखा गया कि 31 दिसंबर 2014 से पहले, 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर कोई भी सिटीजन, कोई भी व्यक्ति जो है, कहां से, सिर्फ 3 कंट्री है। एक कंट्री का नाम तो दिया था बांग्लादेश या बांग्लादेश, ठीक है, एक था पाकिस्तान। तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये 3 देश ऐसे थे, अगर इन 3 देशों से कोई भी नागरिक आया हुआ है जो इंडिया के अंदर रह रहा है, कब तक, यानी 31 दिसंबर 2014 से पहले का कोई व्यक्ति रह रहा है इंडिया के अंदर और वो कहां से आया हो, वो इन 3 देशों से आया हो, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का मतलब क्या है, उनको भारत की नागरिकता देने का प्रावधान यहां पर किया गया था। ठीक है ना। तो इस एक्ट में क्या है, ये भारत के नागरिकता इसको मिल जाती है, किसको, जो यहाँ वाले नागरिक है, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के। क्लियर हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको समझ में आई होगी और आई होप कि आपको क्लासें अच्छी लग रही होगी। अगर क्लास में आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप जितना हो सके इस क्लास को शेयर कीजिए। मिलते हैं कल अगली क्लास के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।